तो आपका जो एनसीवीटी और एससीवीटी का पोर्टल होता है ना, उस पोर्टल में आपका आईडी जनरेट होना चाहिए। हेलो दोस्तों, बिहार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन भी आपने देख लिया होगा। मैं आपको इतना लेट नोटिफिकेशन क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे का एक रीजन है। मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे और उन वीडियो के कमेंट बॉक्स को मैंने पढ़ा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट मिले जहां पर आईटीआई का एक स्टूडेंट ये पूछता है कि सर मुझे ये कंफ्यूज है कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, किस टाइप का एक्सपीरियंस इसमें चलेगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो ये सारी कंफ्यूजन इस नोटिफिकेशन के जरिए मैं क्लियर करने वाला हूं। और वैसे भी ये नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि टोटल इसका जो टोटल देखिएगा, इस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है ना, वो हिंदी लैंग्वेज में ये नोटिफिकेशन है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और एक एक चीजों पर बात करेंगे कि इसका नेचर कैसा है, इस नोटिफिकेशन का पैटर्न कैसा है। तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो भी कंफ्यूजन हो वो सारी क्लियर हो सके। देखिएगा, सबसे पहला हमारा फोकस है कि ये बिहार का है। ये नोटिफिकेशन कहाँ का है? बिहार का, बिहार तकनीकी सेवा आयोग का है ना। ये एडवर्टीज नंबर दिया गया है। यहां पर देखिएगा, जो बिहार है ना दोस्तों, बिहार जो है वो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो रिक्त पद हैं, उन्हीं रिक्त पद को कंप्लीट करने के लिए बिहार की तरफ से एक परमानेंट वैकेंसी निकल के आई है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, ये हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का नोटिफिकेशन है। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है ना। तो व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन पद के लिए नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन है, यानी कि चाहे एमपी का कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, चाहे सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की वैकेंसी हो, या फिर यूपी या फिर बिहार की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी हो, वहां पर हमेशा ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है। लेकिन ये जो वैकेंसी है, यहां पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट, ये एडवर्टीजमेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा, श्रम मंत्रालय विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो बिहार और पटना के अधीनस्थ है ना, बिहार और पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, उसमें इलेक्ट्रीशियन पद के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं रेगुलर रूप से, ठीक है ना। और ये जो लिंक आपको दे रखा है, ये जो वेबसाइट है www.btsc.bis.nic.in, ये जो लिंक है ना, ये एक्टिव हो चुका है। कब से एक्टिव हो चुका है? ये 23/5/2023 से ये एक्टिव हो चुका है और 22/6/2023 तक ये एक्टिव रहेगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई करना चालू रहेगा। दोस्तों, जब भी आपको ना अपने करियर से रिलेटेड काम करना हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने करियर को दीजिएगा। आप इस 22 डेट को आप इंतजार मत कीजिएगा, आप हो सके तो आज ही रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जो वेतन रहेगा ना, क्योंकि देखिए हर किसी का टारगेट यही होता है कि हमें एक अच्छी करियर चाहिए, क्योंकि हमने अच्छा स्ट्रगल किया है इस जॉब को लेने के लिए। तो वेतन हमें कितना मिलेगा इसमें? तो आपको वेतन मिलने वाला है, देखिएगा, ये बेसिक ग्रेड है, आपका बेसिक पे है 9,300 रुपए से स्टार्टिंग होगा। अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलाउंसेस ऐड नहीं है। जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल अलाउंसेस मिलते हैं ना, वो सारे जब ऐड हो जाएंगे तो ये भाग करके बहुत आगे चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये नंगी वैकेंसी का, यानी कि नंगा पेमेंट है ये, इसमें किसी भी प्रकार का अभी अलाउंसेस ऐड नहीं है। और फाइनली जाएगा कहां तक? ये 34,800 रुपए तक जाएगा आपका, ठीक है। और ग्रेड पे कितना है? तो ग्रेड पे है 4200 रुपए। अपने आप में अच्छा ये वैकेंसी है और वेतन का लेवल कौन सा है? 6 है। सारी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, यहां पर जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है वो कितना है? शैक्षणिक अर्हता है। सुनिएगा, यहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है अपने आप में। सबसे पहले यहां पर 2 सर्टिफिकेट चाहिए आपको। पहला कौन सा? आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो, ठीक है जी, ये तो समझ में आती है। और एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यहां पर लिखा है राष्ट्रीय व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, है ना। तो आपके पास देखिए कैसा अप्रेंटिसशिप चाहिए। कोल माइंस की एक कंपनी होती है, कोल माइंस का एक सेक्टर होता है एनसीएल, जिसमें 10th के बाद डायरेक्ट आपको अप्रेंटिसशिप के लिए वो इनवाइट करती है। यहां से आपको 2 फायदा, एक फायदा मिलता है ये कि अगर आप 10th पर जाके बिना आईटीआई किए ही आप अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अपने मन चाहा ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो वो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा,
अगर आपका 10th कंप्लीट है और ITI कंप्लीट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप जब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने ITI कर रखा ना, तो जब आप अप्रेंटिसशिप करने जाएंगे तो आपका अप्रेंटिस भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ही होगा, है ना। लेकिन जब आप 10th लेवल से डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप करना चाहेंगे तो अपने मन चाहा ट्रेड से अप्रेंटिस कर सकेंगे, ये फायदा मिलता है। तो ये दो सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक 10th का, एक डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप का, एक तो 10th का और एक ITI का सर्टिफिकेट हो। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहां से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया, बहुत मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। तो फिर इसी बात पर एक थम्स अप जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। यहां पर देखिएगा दोस्तों, अनुभव क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो यहां पर एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना सर, तो आप इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए, राज्य सरकार का या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी कोई एक उद्योग है या इंस्टीट्यूट है ना, कोई इंडस्ट्रियल है या फिर कोई इंस्टीट्यूट है, वहां से संबंधित क्षेत्र में, यानी कि आपका ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित काम करने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अब यहां पर कौन कौन सा अनुभव सर्टिफिकेट चलेगा, तो देखिए, आप जहां पर काम कर रहे हैं, चाहे आपने उद्योग में काम किया, चाहे आपने इंस्टीट्यूट में काम किया, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आपका जो NCVT और SCVT का पोर्टल होता है ना, उस पोर्टल में आपका ID जनरेट होना चाहिए। तभी जाकर के जो आपने 3 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है, इस एक्सपीरियंस की वैधता जो है वो मानी जाएगी। लेकिन आपने संस्था में काम नहीं किया, आपने किसी इंडस्ट्रियल में, किसी कंपनी में काम किया, तो आपको एक 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला। ठीक है जी। तो देखिए, अगर आपने किसी इंडस्ट्रियल में काम किया ना, तो जब DV वेरिफिकेशन हो, तो DV वेरिफिकेशन के टाइम पर जब मतलब कि ये जो वैकेंसी है, ये जो सरकार है, जब वहां पर DV वेरिफिकेशन करने जाए, तो ये जो कंपनी है ये उस चीज का प्रमाण दे, स्वीकार करे कि हाँ भैया, ये एम्प्लॉय इतने दिन तक हमारे कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में यहाँ पे हमें सेवा दिया है ना। तो इस चीज को वो एग्री करे, तो जाके आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैध माना जाएगा। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। और दूसरा, अगर ये दोनों नहीं है तो आप किसी तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षण में, किसी कॉलेज में, चाहे कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज हो, वहां पर आप टेक्नीशियन अध्यापक के रूप में या फिर कोई ट्रेनर के रूप में, है ना, ट्रेनर के रूप में आपने न्यूनतम 3 वर्ष तक पढ़ाया है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये 2 चीजें आपका मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। तो इसी बात पर एक और लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, अगर आपने नहीं किया तो। एक्सपीरियंस हो गया, शैक्षणिक अर्हताएं हो गया। इसके बाद देखिए, यहां पर तीसरा क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है कि प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हताएं। इसका मतलब होता है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है सर, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो होता है ना, उसमें देखिएगा क्या होता है कि कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। अब क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, CITS, जिसे आप CTI भी कहते हैं, CITS ड्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। अगर आपके पास CITS नहीं है ना तो आप फिर भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहां पर इन्होंने एक चीज का क्लियरिफिकेशन दिया है। देखिएगा, अगर ये आपके पास नहीं है, ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है CITS, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इन्होंने इस चीज का प्रूफ दे रखा है। देखिएगा, इन्होंने क्या प्रूफ दे रखा है कि नोट्स में लिखा है कि आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं, यानी कि ये आपके पास CITS सर्टिफिकेट नहीं है, वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। यानी कि यहां से क्लियरिफिकेशन आपको मिल गया सर कि आप फॉर्म को जो अप्लाई है वो कर सकते हैं। तो आपके ना, अब आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिल रहा होगा कि चलिए, कम से कम ये तो ऐसा एक क्वालिफिकेशन है कि अगर ये ना भी हो तो भी चलेगा। लेकिन इसका आपको ना जो प्रॉफिट मिलने वाला है ना सिलेक्शन के टाइम पे, वो गजब का प्रॉफिट मिलेगा। वो चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। आवेदन कर सकते हैं, परंतु यदि उनका चयन हो जाता है, आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा ना, उस दिन से लेकर 3 साल के अंदर अंदर आपको 1 साल का जो CITS होता है वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते, किसी कारणवश नहीं
कर पाते तो हम आपको 1 साल का और टाइम देंगे, आप टेंशन मत लो। 1 साल का और, यानी कुल 4 वर्ष का टाइम हो गया। 4 वर्ष के बीच में आप 1 वर्ष का ये जो CITES होता है ये कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने फिर भी नहीं किया ना, इसका मतलब ना आप गैर जिम्मेदार हैं। आप क्या है? गैर जिम्मेदार हैं। फिर हम आपको क्या करेंगे, हम आपको निकाल भी सकते हैं, यानी कि वेतन में वृद्धि नहीं किया जाएगा। हो सकता है हम आपको आने वाले टाइम पे सेवा समाप्ति पर भी विचार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये करना जरूरी है, लेकिन अभी आपके पास है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। तो क्वालिफिकेशन जो है ना वो मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा, मुझे यकीन है। तो इसी बात पर चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, है ना। बिल्कुल दोस्तों, आपके लिए इतना इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। देखिएगा यहां पर अब आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि टोटल पोस्ट कितने हैं ना। टोटल जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है 153 पोस्ट। कितने हैं? 153, जिसमें अनरिजर्व के लिए है 63। लेकिन यहां पर जो लेडीज है ना उनको प्रायोरिटी दिया है वहां का गवर्नमेंट, कौन? बिहार का गवर्नमेंट। 63 में से ही 21 जो है पोस्ट वो रिजर्व हो चुका है लेडीजों के लिए। और इसमें देख, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 16 पोस्ट है, जिसमें से 5 रिजर्वेशन है। अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 27, जिसमें से 9 रिजर्वेशन है। ST के लिए 2, जिसमें से रिजर्वेशन कुछ भी नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, इसमें 25 अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसमें से 25 में से 9 रिजर्वेशन है। और पिछड़ा वर्ग OBC में से 15 में से 5 रिजर्वेशन है। और पिछड़े वर्ग की महिला में से 5 में से 5 टोटल इन्हीं के लिए है ना, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। यानी कि टोटल 150 में से देखा जाए तो 49 जो है वो रिजर्वेशन में काउंट किया गया है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा यहां से अगर बिहार पटना के प्राप्तांक ये नंबर दिया गया है और ये दिनांक के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के कोई अगर पोता होगा, कोई अगर पोती होगा, नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% सीट जो है ना वो रिजर्वेशन किया गया। टोटल सीट कितना है? 4 सीट है, ठीक है ना। यहां तक तो देखिए आगे बात समझ में सभी को, है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। एज सीमा, आयु रिलैक्सेशन देखिएगा, मिनिमम होना चाहिए 21 ईयर, 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? वो है देखिए अनरिजर्व के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ग, ठीक है नहीं। अब यहां पर जो आपका काउंट किया जाएगा एज ना, वो 1/8/2022 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए कितना है? 40 वर्ष। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। एक चीज मैं आपका और क्लियर कर देता हूं कि आप इंडिया के रिलीजन होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, आप वैकेंसी को भर सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिहार के ही हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी देखिए कास्ट के अकॉर्डिंग तभी मिलेगा जब आप बिहार के प्रॉपर हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। सारी चीजें एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूं। यहां पर देखिए आपने देख लिया एज में, और जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है आप सभी को पता है, वो वही एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। जैसे कि ST SC हो गया 5 वर्ष का, OBC हो गया 3 वर्ष का, है ना। ये सारी चीजें आपको पता है, क्योंकि आप फॉर्म भरते इतना फॉर्म भर चुके हैं ना कि ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी कि एज में रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो कितना कितना मिलता है, ठीक है जी। चलिए ठीक है सर, आगे चलते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस ना गजब का प्रोसेस है, आप थोड़ा उसको जरूर सुनते जाइएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम हुआ। एक चीज तो क्लियर हो गया, अभी देखिए हाल में एक वैकेंसी आई थी CSIR के, उसमें लिखा था कि OMR सीट पर भी ले सकते हैं और हम CBT रूप से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि हम CBT रूप से ही फॉर्म को मतलब ये एग्जाम को लेंगे। और आपका जो एग्जाम है ना इसकी टाइम है 2 घंटे की और टोटल 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। अब इस 100 में से ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है जो आपका कार्य क्षेत्र से, यानी कि ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। और जो 20 प्रश्न है ये कहां से आएंगे? सामान्य अध्ययन विषय के होंगे, यानी कि करंट अफेयर आपको पढ़ना है और GK पढ़ना है ना। सब नॉर्मल आएगा, आपको घबराने की जो है वो दिक्कत है नहीं, है ना। मुझे अब ऐसा लगता है ना कि घबराना एक स्टूडेंट के लिए नॉर्मल सा हो गया, कि मतलब कोई नहीं घबराता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे कोई सिलेबस को देख के घबराता है नहीं, क्योंकि तैयारी ही आपकी ऐसी है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वही काफ़ी है। देखिए ये चीज़ आपने देख लिया, डिवाइड हो गया 100 क्वेश्चन, 20 किसके आएंगे? ट्रेड से, और 80 ट्रेड से, और 20 जो है वो करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, या फिर आपका ये हो गया GK वगैरह, वहां से आएंगे। अब इसके बाद देखिएगा आप कि आपका CBT एग्जाम होगा, ये तो आपने देख लिया। और अगर
अगर आपका एग्जाम एक पाली अगर अलग अलग पाली में होता है ना, अलग अलग शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो होना ही है, बिना नॉर्मलाइजेशन का कैसे कट ऑफ बनेगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए नेगेटिव मार्क का क्या रोल है, तो नेगेटिव मार्क यहां पर बिल्कुल आपका इंतजार करिए। नकारात्मक अंक कितना है, लागू तो किया जाएगा लेकिन 0.25% यानी कि 1/4 जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव मार्क है, ठीक है सर। परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नकारात्मक अंक जो है वो आपके सही वाले ऑप्शन से इतना परसेंट नंबर वो डिडक्ट किया जाएगा। तो आपको जब आप क्वेश्चनों का सिलेक्शन करेंगे ना, तो बड़ा ध्यान और सहूलियत से करना है, ठीक है ना। तैयारी करना ही नहीं सर, तैयारी करना ही सिर्फ नहीं है, आपको चीज़ों को कैसे अरेंज करते हुए चलना है ना, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपनी नज़रों पे रखते हुए चलना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी है लेकिन निगेटिव मार्क सारा आपका नंबर खा गया, ऐसा आपको लास्ट में पता चलेगा तो आपको बहुत दुख होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो ये तो जरूरी नहीं है कि आपको क्वालिफाई नंबर कितना रखा गया है, कि सामान्य अनरिजर्व के लिए 40% है और 36% पिछड़ा वर्ग के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% है, ठीक है ना। ये कोई मायने नहीं रखता, आप अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे तभी आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। द्वितीय चरण का प्रोसेस देखिए कैसे है ना। आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है ना वो किस अकॉर्डिंग बनेगा, ये 125 अंक के अकॉर्डिंग। अब आप सोच रहे हो कि 100 नंबर का तो आपका एग्जाम होना है तो फिर 125 कहां से आ गया। मैंने आपको बोला था ना कि सीआईटीएस से आपको क्या फायदा मिलना है, याद कीजिएगा, याद कीजिए, मैंने आपको बोला था, वही बात आपके सामने आई है। यहां पर देखिए लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं दोस्तों, इजी लैंग्वेज में 100 क्वेश्चंस का आपका क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, है ना। कितना, 100 नंबर का। 100 नंबर अपने आप में कितना है, 100% के बराबर। 100% का 50% कितना होगा, 50 नंबर। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर बोला है लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों की प्रतिशत 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। यानी कि आप अगर 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन सही करते हैं ना, तो भी इसका केवल 50% ही नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा। और 50% कितना होता है, 50 नंबर, ठीक है। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, अगर आपके पास एनटीसी है मतलब कि आईटीआई है, अब आईटीआई में जितना परसेंट आपका बना है ना, उस परसेंट का सर 30% कहां पर है, उस परसेंट का 20%, कितना, उस परसेंट का 20% और ऐड होगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। मान लीजिए वैसे तो यूपी वाले जो विद्यार्थी हैं उनका 85+ जाता है आईटीआई में परसेंट, लेकिन हम एक एवरेजन स्टूडेंट का लेके चलते हैं, यानी कि 70 नंबर, कितना, 70 नंबर। और 70 नंबर का 20% कितना होगा, 14 नंबर, सॉरी 70% का 70% का 20% कितना होगा, 14 नंबर, ठीक है। वहां से 14 नंबर ऐड कीजिए। सीआईटीएस से आपको क्या फायदा होगा, मान लीजिए कि आपने सीआईटीएस किया है, ठीक है ना, आपका 70% है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट का परसेंट लेके चल रहा हूं, 70% है। 70% का 30% कितना होगा, 21 नंबर, है ना। कितना हो जाएगा, 21 नंबर। मैं अभी आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आपका सीआईटीएस नहीं है तो आपका स्कोर कितना डाउन जाएगा, उसके उस विद्यार्थी के अकॉर्डिंग जिसने सीआईटीएस कर रखा है, ठीक है ना। इतना नंबर हो गया। फिर श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देने पर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में मतलब कि किसी कंपनी में काम कर रखा है तो 1 साल का अगर अनुभव हो तो आपको 5 अंक बोनस के तौर पे मिलेगा। मान लीजिए कि आपने 4 साल काम किया तो 4 पंचे 20 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे, तो 20 नंबर आप इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है सर। आप इसको जोड़िए, 4 1 कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 5 5 1 10, है ना। कितना मिल गया आपको, 105 नंबर। किसमें से, 125 में से आपने 105 ले लिया, ठीक। लेकिन आपके पास तो ये 50 नंबर है, 50 नंबर है, ये 14 नंबर भी आपके पास है क्योंकि आईटीआई है आपका, और ये 21 नंबर ये किसका है, ये है आपका सीटीआई का। ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास है ही नहीं क्योंकि आपने सीआईटीएस किया ही नहीं है, ठीक है ना। अब 20 नंबर आपने मान लीजिए कि आपने 4 वर्ष किसी कंपनी में काम किया है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कितना जाएगा, 50 20 70 80 4 84, कितना, 84। अब आप देखिए इसने सीआईटीएस किया तो 105 चला गया, इसने सीआईटीएस नहीं किया तो 84 पे ही लटक गया। तो अब बताइए
बताइए सिलेक्शन का जो उम्मीद है वो किसको है, इसको ज्यादा है या फिर इन भाई साहब को ज्यादा है? तो बेसिक सी बात है, प्रायोरिटी तो उसी को मिल रहा है ना यहाँ पे जिसने सीआईटीएस किया है, ठीक है ना। तो इसलिए सीआईटीएस करना कितना जरूरी है। आपने सीआईटीएस किया है तो बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है सर। अब यहां पर देखिए मैं आपको कुछ और प्रोसेस बताता हूं। आरक्षण वगैरह का क्या है रोल यहाँ पर, कि आरक्षण देखो उसी को मिलेगा जो कि प्रॉपर कहाँ का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है और बिहार का रहने वाला है। लेकिन जब आप अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र को अटैच करेंगे फॉर्म अप्लाई करते समय, तभी जाकर के आपको इसका बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है सर। इसके बाद देखिएगा और यहाँ पर फीस वगैरह देखिए कोई ज़्यादा नहीं है फीस। मैं आपको फीस का दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा फीस का। ये फीस कितना देने वाला है, कितना आपको देना पड़ेगा? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको 600 रुपये है। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उनको कितना है? 150 रुपये। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार को बिहार राज्य के स्थायी निवास के हैं तो 150 रुपये। अगर राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वह किसी भी वर्ग के महिला हो या फिर किसी भी वर्ग के पुरुष हो, उनको 600 रुपये फॉर्म अप्लाई करने का जो है वो फीस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और उन्होंने क्लियर कर रखा है कि सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 यानी कि 600 रुपये का 1/4 कितना होगा? 150 रुपये, उतना ही उनको देना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। देखिए अब कोई भी चीज जो है वो रह नहीं गया है, सारी चीजें आप तक पहुंच चुकी है। और फॉर्म अप्लाई करने का डेट भी मैंने दिखा दिया। ये एक फॉर्मेट है, अनुभव प्रमाण पत्र का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को गौर से आप देखिएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम लिखना है, यहां पर दिनांक आपको डालना है, ये सारी चीजें हैं, आप इसको देखिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है इसको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। जब तक ये नोटिफिकेशन में आपको क्लियरिफिकेशन ना मिल रहा है फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, है ना। दोबारा सुनिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 10वीं का सर्टिफिकेट और उसी के बेस पर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है और आपके पास अगर किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट का 3 वर्ष का अनुभव है तो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर अनुभव नहीं है तो फॉर्म अप्लाई आप मत कीजिएगा। आपका 600 रुपए जो वो बर्बाद में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो और इसके अलावा अगर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, 3 वर्ष का अनुभव है तो आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। सीआईटीएस कंपलसरी नहीं रखा गया है, ये आपका अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा टोटल इस नोटिफिकेशन का जो नेचर है, इस नोटिफिकेशन का जो पैटर्न्स है वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है एक एक करके। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पिन कीजिएगा, है ना। आपका कमेंट, अगर आपके कमेंट में दम है तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, किसी भी प्रकार का, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है ना, हर किसी के प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन मिलेगा। तो इसी बात पर एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका मैं जो सिलेबस है ना वो लेकर आने वाला हूं नेक्स्ट सेशन में। तो जो सिलेबस का जो मैं वीडियो आपको दूं ना, तो नोटिफिकेशन जो यूट्यूब है वो आपको शानदार तरीके से पहुंचा दे। मैं ये नहीं चाहता कि उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचे, आपको उसकी खबर ना हो, इसलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और जो दूसरे विद्यार्थी है ना उन तक पहुंचाना भी ये आपका ही दायित्व है, ठीक है ना। तो आप अपना दायित्व ईमानदारी से निभाइए, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।